far as luck thing goes, I will say that then I was unlucky. So it is not the luck, it is pure sincere hard work. There is no substitute to that. The point is, जिन लोगों को सक्सेस मिल रही है इस एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेजेस पे, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम उनके लिए इजी था या फिर उनमें कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से उनके सारे स्टेजेस निकलते चले आते हैं। उनके निकल रहे हैं क्योंकि वो हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन को रियल सेंस में अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे पता था कि नॉलेज अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई पोर्शन सिलेबस का बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा होगा। तो पिछले 2 अटैम्प्ट में जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रही थी, मुझे फीलिंग थ्रू आउट थी कि अभी बहुत सारा पढ़ाई करना बाकी है। Hello and welcome everyone. So today we have a very special guest with us, Divya Mishra, UPSC CSE 2020 AIR 28. दिव्या ने इस साल यूपीएससी के आए नतीजों में 28 रैंक हासिल किया है। तो आज दिव्या की कहानी जानेंगे हम, दिव्या की स्ट्रगल्स, दिव्या की सक्सेस स्टोरीज दिव्या के थ्रू जानेंगे। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, दिव्या, व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? वी वुड लाइक टू नो थ्रू यू ओनली। First of all, thank you very much to you and ma'am for inviting me here. And preparations start की थी around in the middle of 2017, and this has been the 3rd attempt, and rank has improved gradually. So it has been a mixture of perspiration and inspiration, as the saying goes. So Divya, 2017, as we see your track record, your academic record, you have been a meritorious student. फिर भी आपको जैसा एक परसेप्शन बना हुआ है, एक प्री कंसीव्ड नोशन जो हमारा बना हुआ है कि IITians या IIMs के जो लोग हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले जाते हैं, तो आपको भी 3 साल लगे। आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां ऐसी करी, या इस नेचर का एग्ज़ाम का जो नेचर है वो ही कुछ ऐसा है कि हाँ ज़्यादातर लोगों को समझने में इतना टाइम लग जाता है, या फिर अपनी हर स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, या फिर यूँ कहें मेंस का पेपर 1, पेपर 2 और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लगता है? सर, दिस इज़ ट्रू दैट एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी रहती है। हर स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी पड़ेगी इस जर्नी में चलने से पहले, और इसीलिए अगर हमारा कोई पोर्शन एक वीक है, अगर हम लकी हैं तो ठीक है, otherwise in 99% of the cases that lack of preparedness is going to hurt us in the form of numbers. तो इसमें मैटर नहीं करता है कि हम IIT से हैं, IIM से हैं, या फिर कहीं किसी और बैकग्राउंड से हैं। इट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। अगर वो सही है तो फिर नंबर आएंगे। गाइज, आई वुड लाइक टू रीआइटरेट हियर, मैं दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि दिव्या IIT से होने के बावजूद, IIM से होने के बावजूद दिव्या को भी 3 अटेम्प्ट लगे। वो अलग बात है कि दिव्या ने हर अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस तक, इंटरव्यू तक दिव्या पहुंची, और अपने सेकंड अटेम्प्ट में दिव्या ने 2019 में दिव्या ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो उनको एलोकेट हुआ, अपने दूसरे अटेम्प्ट में ये दिव्या सफल हुई यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में। तो दिव्या, आपका जो नवोदय का स्कूल का फेस था उसको आप कैसे नरेट करना चाहेंगे? सर, स्कूल का फेस बहुत बड़ी मोटिवेशन है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने के पीछे। नवोदय विद्यालय बहुत ही स्पेशल स्कूल्स होते हैं, रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, सोशल एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस सिखाने के लिए होते हैं। तो मैंने उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई की है। वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स और जो एक रेजिडेंशियल सिस्टम है, गुरुकुल पद्धति पे बेस्ड है ये स्कूल्स। तो ओवरऑल इकोसिस्टम में रहना और उसमें हर चीज़ सीखना, को करिकुलर्स, ये सब बड़ा अच्छे से आ जाता है। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, वो भी इन सब चीज़ों में फोकस कर रही है। हमें सिविल सर्विस में जो लोग चाहिए वो भी ऐसे ही चाहिए जो इक्लेक्टिक बैकग्राउंड से हों। तो आई थिंक बहुत बड़ा रोल है उसका, और जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है कहीं ना कहीं उससे आती है, अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी है वो उससे आती है बैकग्राउंड से। दिव्या, हालांकि ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछता, बट क्योंकि आपने नवोदय के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए जो आपने रूरल वाला जो एंगल टच किया, तो आपने वो दोनों साइड्स देखी हैं। एक ऐसे स्कूल में आप पढ़ी जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उनकी शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी है, लेकिन साथ साथ आपको लगता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए
जो कि रूरल बैकग्राउंड भी रखता है और अर्बन बैकग्राउंड भी रखता है, राइट? यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल, यू आर अ केस स्टडी इन दैट वे। आपको लगता है कि ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है, इज इट अ मिथ, या फिर आपको लगता है कि रूरल इंडिया के बच्चे वाकई ही डिसएडवांटेज पे हैं जब यूपीएससी जैसा एक एग्ज़ाम सामने आता है? सर, rural areas, they are a reservoir of talent for our country which is largely untapped. I am really hopeful कि अब डिजिटल एजुकेशन की जो रीच है वो हम बच्चों को वो एजुकेशन पहुंचा पाएंगे। सर, जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है, क्योंकि डिजिटल रिसोर्सेज हैं, तो अभी ट्राई की रिपोर्ट आई थी कि 48% डिजिटल पेनिट्रेशन है अपनी कंट्री में। तो प्रॉब्लम तो सर है, चैलेंज है अपने लिए, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में हम काफ़ी हद तक इसको एड्रेस कर ले जाएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। और जो रूरल एरियाज से हैं, आप देखिए, आप लिस्ट देखिए, उसमें कितने सारे बच्चे हैं जो रूरल एरियाज से हैं। अर्बन वाले हैं, लेकिन रूरल एरिया के एग्जाम्पल कम नहीं है। मैं अभी गिना नहीं सकती यहाँ पे, मुझे डेटा फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई बार नहीं है यूपीएससी में। एग्ज़ाम का नेचर इस तरह का है कि जो रूरल एरिया से भी आ रहा है, अगर वो भी इंटरव्यू देने जाएगा तो जो बोर्ड है वो उसको अप्रिशिएट करेगा बैकग्राउंड को। तो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यूपीएससी में, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन में हिंड्रेंस तो रहेगी, थोड़े ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे। तो गाइस, जैसा आप दिव्या के एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि रूरल बैकग्राउंड से, नवोदय विद्यालय से दिव्या ने पढ़ाई करी। रूरल तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक एक्सपोजर रहा है रूरल एरिया का, राइट? उसके बावजूद भी दिव्या को भी अटेम्प्ट लगे। तो हम लोग जो ये एक्सक्यूज़ बनाने लग जाते हैं कि नहीं, हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छी नहीं हुई, इसीलिए हम एक डिसएडवांटेज पे हैं, वी आर नॉट एट पार विद अदर कैंडिडेट्स, अदर एस्पायरेंट्स। वो एक मिथ है अपने मेहनत करने से बचने के लिए। मैं दिव्या के एग्जाम्पल को देखते हुए ऐसा कह सकता हूँ, दिव्या को भी 3 अटेम्प्ट्स लगे, जबकि मेरिटोरियस हैं। इनका आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखें अगर, तो टॉपर रही हैं ऑल थ्रू आउट, चाहे सीबीएसई हो, चाहे इनका स्कूल का रिकॉर्ड हो, उसके बावजूद भी समय लगता है। जब बोलते हैं ना कि वो भट्टी में पड़ के सोने का रंग निखरता है, सोना आप हैं, आपका टैलेंट है, बट मेहनत तो करनी होगी इसके लिए। नाउ व्हेन वी कम टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने फिलॉसफी चूज़ किया। काफ़ी एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कोरेबिलिटी के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ईयर में एक टॉपर जो था वो काफ़ी फेमस था, तो उसका वो ऑप्शनल था, हम भी वो ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में, जो कि 500 मार्क्स का रोल प्ले करता है यूपीएससी की स्कीम ऑफ मार्किंग में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, तो आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल चूज़ करने में व्हाट शुड बी द डिसाइडिंग क्राइटेरिया, कि पिछले साल के टॉपर का सब्जेक्ट क्या था, या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है, या फिर अ ब्लेंड ऑफ बोथ? सर, टॉपर्स के स्कोर ठीक है, लेकिन जब टॉपर ने खुद भी डिसाइड किया होगा तो उसने, मुझे नहीं लगता पिछले साल का टॉपर को के स्कोर को बहुत बड़ा क्राइटेरिया रखा होगा। ऑप्शनल एक डी स्ट्रेसिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट स्ट्रेस यू, बिकॉज जीएस अपने आप में बहुत ओवरवेलमिंग होता है। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट उसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट है और हम बहुत अच्छे आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ब्लेंड रखना पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट भी उसमें आता हो और हम उसमें अच्छे आंसर्स, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उस नेचर के, उनका आंसर्स लिख सकें। राइट। अच्छा दिव्या, फर्स्ट अटेम्प्ट से हम शुरू करना चाहेंगे। आपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक किया। काफ़ी एस्पिरेंट्स, काफ़ी ये प्री कंसीव नोशन चलता है कोचिंग इंडस्ट्री में कि पहले अटेम्प्ट में तुक्के से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, प्रीलिम्स एटलीस्ट, और पहले ही अटेम्प्ट में आप मेंस आपने क्वालिफाई किया, फिर आपने इंटरव्यू तक भी आप पहुंची। तो आपको लगता है कि इसके पीछे एक कंसिस्टेंट एक डिसीजन था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है, या फिर वो तुक्का एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था, लक फैक्टर के रूप में कहें या किसी भी और रूप में इसे कहें? So as far as luck thing goes, I will say that then I was unlucky. So it is not the luck, it is pure sincere hard work. There is no substitute to that. Right. अगर हम काम करेंगे तो ही आएगा। मुझे पता है प्रीलिम्स मेरा निकला था क्योंकि मैंने बहुत उसके लिए पढ़ा था। Right. जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्स बजटिंग वगैरह की थी, तब वो हुआ था। सिमिलरली मेंस में भी right. जो आंसर्स थे, ऑब्वियसली जो इस साल का लेवल था वो नहीं था उस टाइम, लेकिन उस समय की मेहनत का काफ़ी बड़ा जो यस, तो ये चीज़ तो है। इसमें कहीं पे भी लक देखिए ठीक है, हो सकता है होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी इट इज़ हार्ड वर्क, और जो भी वो चीज़ करेगा सही तरीके से करेगा, उसके मार्क्स आएंगे, उसका सिलेक्शन। राइट। एक अभी जब हम दिव्या बात कर रहे थे तो आपने ये कहा कि स्ट्रगल वो नहीं कि आप प्रीलिम्स में 3 बार फेल हुए,
स्ट्रगल सही मायने में वो है इस यूपीएससी की परीक्षा में कि आप 3 बार आपने 100% एफर्ट दिया, या ये कहें कि 98% एफर्ट दिया, उसके बाद भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम 3 बार पूरी तरह से प्रीलिम्स में फेल हुए, वो सही मायने में स्ट्रगल है। स्ट्रगल गाइज वो है कि आप रोज़ दिन रात एक कर रहे हो और उसके बाद भी आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप डिजर्व करने लगते हो। आप यू फॉल इन सेल्फ लव विद योर सेल्फ बिकॉज यू आर इम्प्रूविंग विद ईच passing day. As I was interacting with Divya, तो दिव्या वॉज वेरी क्लियर कि सर स्ट्रगल वो है कि हाँ प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, लेकिन उससे बड़ा स्ट्रगल ये है कि हमने दिन रात तप किया और उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। राइट तो जो लोग अपनी फेलियर को सक्सेस के रूप में सामने लेके आते हैं, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने अपना 100% दिया, फिर भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू स्टेज पे दिव्या को जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। फिर सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा से जज्बा जुटाना और एग्ज़ाम में अपना जी जान झोंक देना, फिर उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपको वो सफलता मिलना जो आप डिजर्व करते हो। राइट, हैव आई पुट इट इन द राइट वर्ड्स? यस, इट इज़ लाइक दैट ओनली। द पॉइंट इज़ जिन लोगों को सक्सेस मिल रही है इस एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेजेस पे, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम उनके लिए इजी था या फिर उनमें कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से उनके सारे स्टेजेस निकलते चले आते हैं। उनके निकल रहे हैं क्योंकि वो हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन को रियल सेंस में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ टफ है, अच्छे लोग फाइट कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन आवर अप्रोच। राइट दिव्या, अगर हम कोचिंग की बात करें तो आपने जब तैयारी शुरू करी, उसके बाद ये पैंडेमिक के ईयर्स चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन में आपने कुछ कोचिंग करी या फिर आप सीधा ऑनलाइन ही जो है आपने इंटरनेट सोर्सेज को रेफ़र किया? हम ये नहीं चाहेंगे कि आप मतलब नाम लें, ये ज़रूरी नहीं है, वी लीव इट टू यू, बट आप क्या कहेंगे इस पे कि ऑनलाइन इंटरनेट एरा बेस्ड प्रिपरेशन करके भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेना ज़रूरी है? सर मैं तो कम्प्लीटली ऑन द अदर साइड ऑफ ए स्पेक्ट्रम हूँ, बिल्कुल उस चीज़ का एग्जांपल हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन प्रिपरेशन। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम काफ़ी सेक्लूडेड हो जाते हैं, थोड़ा आइसोलेशनिज्म आ जाता है क्योंकि हम उस इकोसिस्टम में कम्प्लीटली नहीं हैं, तो पता नहीं चलता कि vis-a-vis कंपटीशन हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं इसी में अलग अलग इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें हम अपने आप को एसेस कर लें। लेकिन ऐसा कोई बार नहीं है कि ऑफलाइन ही होना चाहिए। राइट। दिव्या, जब हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपने प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या चीज़ें, खास चीज़ें ध्यान में रखी कि आपका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो जाता था? क्योंकि इस टाइम पे औसतन ऑन एन एवरेज 10 लाख स्टूडेंट्स दे फिल अप द फॉर्म, आउट ऑफ इट्स 3.5 to 4 लाख पीपल एक्चुअली अपेयर। तो उसमें से प्रीलिम्स क्लियर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है जब इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं और यूपीएससी ने एक नंबर डिसाइड करके रखा है कि इतने ही लोग 13-14 हज़ार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो ऐसा क्या खास आप करती थी कि हर बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था? क्या वो बुनियाद थी, जो फाउंडेशन थी NCERTs की दम पे जो आपने बनाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के थ्रू आपने इसको टैकल किया? सर कंटेंट लेवल पे मैंने बहुत उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया। स्टार्टिंग में जो बेसिक बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत, NCERTs, ओल्ड वंस इन हिस्ट्री, 11th-12th को ज़्यादातर टच किया। जो छोटी क्लासेस हैं 6th 7th 8th उनको उतना नहीं किया। एंड गोचेंग लियोंग से जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, लेस देन 10। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रिपरेशन का मेन स्टे था, जो फोकस था, वो था उस पर प्रैक्टिस करना। क्योंकि कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन अगर हमें पता नहीं कि इस पर क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, तो इसका मतलब है कि हमने उस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन पे हम लेके नहीं आ पाए। और सर अब क्योंकि कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे क्वेश्चन कोरल पे आ जाए, चाहे क्वेश्चन मे बी प्रीएम्बल पे आ जाए, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉन्सेप्चुअल हैं इन नेचर। अगर हमें पता होगा और वो उसमें कुछ भी एप्लीकेशन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो हम ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो ये लाना पड़ेगा, ये चीज़ जो है। तो क्या आपके शब्दों को मोल्ड करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो आपका करंट अफेयर्स पे ग्रिप बनाना बस रह जाता है, और सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में आपने करंट अफेयर्स को ब्रश अप किया और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते चले गए साथ में। तो एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना। दूसरा सवाल ये रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को डाइसेक्ट किया जाता है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो हम पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, अब प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस पे व्हाट वुड यू लाइक टू से दैट
preparing in an integrated manner for prelims as well as mains, is it the right approach or we should be dissecting artificially? अगर हम इसको dissect करें, अलग अलग करके पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। सर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें, आजकल प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि XYZ का इम्पैक्ट क्या होगा या फिर XYZ की इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी फैक्चुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा ये एनालिटिकल हैं और प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं। तो ये चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं फैक्ट अपनी जगह है, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग मेंस के स्टेज के बाद रीच होती है वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मेंस पे फोकस रखना चाहिए हर स्टूडेंट को। मैं एडवाइस करूँगी जो बिगनर्स हैं या फिर जो साइकिल्स में हैं डिफरेंट स्टेजेस, मेंस को फोकस करें। मेंस विल इन्फॉर्म द प्रीलिम्स एंड मेंस विल इन्फॉर्म द इंटरव्यूज ओपिनियन ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंटीग्रेटेड। तो ये एक साइक्लिकल मैनर में कभी कभी एस्पिरेंट्स को जो सो कॉल्ड वेटरन्स हैं या जिनको हमारी स्टेट्स में यूपी बिहार में काका मामा चाचा ताऊ कहा जाता है इस एग्ज़ाम का, उनके लिए आपको क्या ये एडवाइस रहेगी जो लोग ये लगता है जिनको कि वेटरन्स बन गए, हम प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, हर बार मेंस क्वालिफाई होता है बट कुछ नंबरों से इंटरव्यू में रह जाते हैं या फिर कुछ नंबर्स से वो मेंस क्रैक नहीं कर पाते, उनके लिए आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि खुद के लिए भी कि आप उस ट्रैप में फंस रही हैं, प्रीलिम्स मेंस ट्रैप में? इंटरव्यू में आप जाती थी नो डाउट, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप गई, सेकंड अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल गई, आपका IRTS में सिलेक्शन हुआ, बट कभी लगा कि कहीं उस ट्रैप का आप शिकार हो रहे हैं और आपको गैप ईयर लेना चाहिए एक? सर मुझे एक्चुअली कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि नॉलेज अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई पोर्शन सिलेबस का बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा होगा। तो पिछले 2 अटेम्प्ट में जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रही थी, मुझे फीलिंग थ्रू आउट थी कि अभी बहुत सारा पढ़ाई करना बाकी है। तो जब अगर नंबर कम आए या फिर मान लीजिए 2019 में रैंक 312 आई, तो आई न्यू कि ये कम है क्योंकि पढ़ाई भी कम है। तो जो लोग जो कहीं ना किसी साइकिल में फंसे हुए होते हैं, मेरा मैसेज यही रहेगा कि कहीं ना कहीं जो एक वो कंटेंट है, जो एक एक्सपर्टीज़ है आंसर राइटिंग में, ओवरऑल जो इंग्रेडिएंट्स हैं मार्क्स के लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, डेफिशिएंसी, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको एड्रेस कीजिए, अपने आप बढ़ेगा। ये इतना भी ब्लैक बॉक्स नहीं है, अनसर्टेन है लेकिन इट्स नॉट 100% अनसर्टेन। राइट। तो ये जो ह्यूमिलिटी का आपका ये था कि येस यू वर हम्बल कि हाँ मैंने प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी, इसीलिए मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या इस बार आपको लगा, जिस साल आपने ये अटेम्प्ट रैंक हासिल किया 28, 2020 में क्या आपको लगा कि आप 100% प्रिपेयर्ड थी? No sir, not at all. Right. Not at all. So you mean to say basically that despite cracking it with a glorious rank of 28, there is no such thing called as being 100% sure कि इस बार तो मेरी रैंक आ ही जाएगी, right? You can never be assured about the fact कि आप 100% तैयार हैं। तो ये UPSC की प्रिपरेशन का एक ऐसा फेज़ है जो कि जो लोग अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको पता रहता है, बट फिर भी कभी डीमोटिवेटिंग नहीं लगा कि मैं इतना पढ़ रही हूँ कहीं कुछ और, आप PhD भी साइड बाय साइड कर रही थी, तो आपको ये नहीं लगा कि इफ़ द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेट मी स्विच ओवर टू दैट साइड एंड लीव दिस UPSC ड्रीम असाइड? सर मुझे तो ऐसा लगता है UPSC का जो सिस्टम है ना, जो इसमें एक बार एंटर करता है जी, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी या फिर UPSC एनर्जी कह लीजिए ड्रॉ करने लगते हैं अपनी सराउंडिंग से ही, और उसमें काइंड ऑफ डूबते चले जाते हैं। ये अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। तो आई वाज लाइक दैट। मुझे एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी रही है। मुझे पता है कि कितनी सारी चीज़ें मैंने प्रिपरेशन में सीखी हैं, and I'm grateful to the preparation for all those things. It has evolved me, it has transformed me, and I've learned so much. Alright. दिव्या, आपके फैमिलियल बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहेंगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपको फिनेंशियली सस्टेन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आपने जैसे फैमिली के बारे में बताया, यू हेल फ्रॉम टीचर्स फैमिली, तो कैसा वातावरण था? क्या आपको लगता है कि वो एटमॉस्फेयर, फैमिलियल एटमॉस्फेयर, दोज डाइनिंग टेबल डिस्कशंस, दे वर वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड व्हाट यू आर टुडे? सर पेरेंट्स का तो हमेशा से एक फ्री चॉइस रही है, और वो अपने आप में एक एम्पावरमेंट है। वो मुझे एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट देता है कि हम जो चाहें, जो भी हमें लगता है उसको सिंसियरली फॉलो करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी करो या फिर कुछ और करो, उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला। दे न्यू कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो आई वॉज प्रिविलेज्ड टू बी एम्पावर्ड इन सच अ मैनर दैट आई कुड परसू whatever I wanted, and I set my mind that I want to be a civil servant,
सो हेंस दिस इज द जर्नी। नहीं, परसुएशन नहीं था आपकी फैमिली की तरफ से कि आपको आईएएस बनना है, बट फैमिलियल, जैसे आपने बताया कि आपके मदर टीचर रह चुकी हैं, फादर भी इसी तरह के ऑक्यूपेशन में थे, तो वो कहाँ तक एक रीज़न बना कि दैट यू आर स्टूडियस पर्सन एंड यू वेंट टू IITs देन IIMs, तो ये कहाँ तक एक रीज़न बन के आया सामने? सर घर में थ्रू आउट एकेडमिक इन्वायरमेंट तो रहता था, पढ़ाई पे फोकस रहता था। हमें छोटे से एक फीलिंग थी कि हमारा जो एक स्ट्रेंथ है वो पढ़ाई है। जब यू नो योर स्ट्रेंथ इज पढ़ाई, वी आर इन इंडिया, सो ऑप्शंस आर वेरी क्लियर, IIT, IIMs, UPSC एंड ऑल दीज थिंग्स एंड देन स्टार्टअप्स। It's like that. So दिव्या, आपका IIT का या फिर IIM का जो आपको लेबोरियस एग्जामिनेशंस ने या फिर इसकी तैयारी ने आपको बनाया, तो आपको लगता है कि वहाँ से जो आपने हासिल किया, जो भी नॉलेज नहीं, जो भी एक स्पाइन बोलते हैं हम, डेवलप हो जाती है। You develop that mental strength, you develop that mental muscle to eke it out, to spend hours and hours at a stretch for UPSC civil services exam or for that matter any other exam. तो आपको लगता है वो मसल स्पाइन वहीं से बननी शुरू हो गई थी? यस सर, ये चीज़ तो छोटे से थी, क्योंकि इस चीज़ को सपोर्ट भी मिलता था। जब किसी बच्चे को जब कुछ वो अच्छा करता है, उस पर अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो काइंड ऑफ सोशलाइज हो जाता है कि ओके ये सही तरीका, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। एंड दिव्या, इसमें ये नहीं लगा कि बार बार जैसे UPSC एग्ज़ाम अनसर्टेन है, थ्रू आउट मेरिटोरियस रहना, IIT में आपने जैसा गेट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया, फिर उसके बाद IIT में आप गए, फिर IIM में गए, तो आपको ये नहीं लगा कि मतलब ये फेलियर्स इज समथिंग दैट यू डोंट डिजर्व? सर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन I know the nature of the exam. I did not know in first year. But later on and today with humility I would like to say कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम है ही ऐसा कि इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैठ रहे हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से, सारे कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री से लोग आ रहे हैं। सो कंपटीशन इज़ लाइक दिस, एंड अगर एग्ज़ाम में सक्सेस लानी है तो इम्ब्रेस करते हैं, जो भी ये एग्ज़ाम है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें मतलब अपना फुल दे करके, हार्डवर्क करके उसको कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक दो क्लीशेड क्वेश्चंस मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा। पहला, आप कितने घंटे पढ़ते थे? ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम आप 24 घंटे पढ़ते थे या 25 घंटे पढ़ते थे? दिन में 24 ही होते हैं, लेकिन कुछ टॉपर्स 25 घंटे भी पढ़ते हैं, राइट? तो मैं इसको डीमिस्टिफाई करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि ऑन एन एवरेज, गिवन योर एकेडमिक बैकग्राउंड, गिवन योर मेरिटोरियस ट्रैक रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, कितने घंटे आप पढ़ के आपको लगता है कि एक एवरेज एस्पायरेंट भी इसको क्लियर कर सकता है? क्योंकि आप वो ऐसे वेटरन प्लेयर हो जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाइज अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपने थिक एंड थिन देखा है, फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने IAS एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आपको लगता है कि 4-5 घंटे एवरेज पढ़ना सही रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए? सर मेरा जो स्टडिंग आवर्स का पोर्टफोलियो है वो 2 से 3 घंटे से लेकर के 4 से 6 घंटे है। तो जब एग्ज़ाम पास आ गई तो थोड़ा बढ़ जाता है, और अदरवाइज जो रेगुलर चलता है वो 2 से 3 घंटे है। तो मुझे लगता है कि ये एक सफिशिएंट टाइम है, अगर इसमें हम फुल्ली फोकस होकर के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें तो हम जो रिटेन करेंगे वो सफिशिएंट है। ऑलराइट। एंड दिव्या, इस पे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बुक बेस्ड तैयारी करी, आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स इंटरनेट बेस्ड प्रिपरेशन करके क्रैक करते हैं, राइट? आप अपनी सक्सेस का ये श्रेय या क्रेडिट इंटरनेट को ज़्यादा देना चाहेंगे, या फिर हम ये कहें कि इट वाज अ हेल्दी मिक्स ऑफ बुक्स प्लस इंटरनेट, और स्क्यूड मोर टुवर्ड्स इंटरनेट? Sir, it was a mixture of internet and the books. Saying that internet alone will be sufficient will be a wrong judgment to place at the platform here. So it was a mixture. पर ये कि इंटरनेट ज़्यादा था यूज़, क्योंकि डायनामिक एग्ज़ाम का नेचर हो चुका है। अब डायनामिसिटी बुक्स इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर सकते, उनका भी अपना कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए इंटरनेट। तो यू मीन टू से, दिव्या का ये कहना है कि इंटरनेट की तरफ जो झुकाव था वो ज़्यादा था, जहाँ तक प्रिपरेशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात है, क्योंकि UPSC कुछ रियल टाइम क्वेश्चंस, हम ये कहते हैं कि अगले दिन हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और पिछले दिन के न्यूज़पेपर से चीज़ें आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पिछले दिन की हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ कभी ना कभी 1, 2, 3 महीने में न्यूज़ में रही होगी। जैसे इसरो कोई सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, वो न्यूज़ 3 महीने पहले न्यूज़पेपर में आई होगी, और वो अक्टूबर 9 को, यानी कि प्रीलिम से 1 दिन पहले अगर वो मिसाइल लॉन्च करी जा रही है, तो हमारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि UPSC वो रियल टाइम पूछ रही है। अगर हम कंसिस्टेंट उस अखबार को, न्यूज़पेपर को, कोई एक सोर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं,
अलॉन्ग साइड इंटरनेट डायनामिसिटी को टैकल करने के लिए। तो आपको लगता है कि ये बुक्स से जो बुक्स अपडेट तो होती हैं, लेकिन बाय द टाइम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक अराइव्स इन द मार्केट, द एग्जाम, यू आर ऑलरेडी थ्रू दैट एग्जाम। यस सर, राइट, यस सर, इट इज़ ट्रू। क्योंकि बुक्स में वो उनका भी कंस्ट्रेंट है, इट्स द प्रिंट मटेरियल, और प्लस उसमें सारा करेक्शन। इंटरनेट इज़ फार मोर कन्वीनियंट, ईजियर, एक्सेसिबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट, आई वुड लाइक टू ऐड। राइट। सो दिव्या, मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर एस्पायरेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके लिए। इस पे आप क्या कहेंगी? सर, जो एनसीईआरटीज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत, गोचेंग लियोंग, ये सब ऑलरेडी दे आर सो वंडरफुल दैट दे आर वेरी प्रिसाइज, कंसाइज, एंड अगर इनका नोट्स बनाने के लिए हमने शुरू किया तब तो पूरी बुक ही वापस से रिपीट हो जाएगी हमारी हैंड राइटिंग में। इट विल बी वेस्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। उसकी जगह पे उन्हीं बुक्स में हाईलाइट कर सकते हैं, और मल्टीपल तरीके हैं उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो डायनामिक टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने जुडिशरी पढ़ ली लक्ष्मीकांत से, लेकिन अभी जैसे 34 स्ट्रेंथ है, 31 से बढ़ाई गई थी, तो प्रोसीजर लक्ष्मीकांत में उसका है, लेकिन 34 अब बढ़ चुके हैं। अभी दोबारा से 9 और लोगों के लिए हुआ था। अब ये सब चीज़ें हम अपने डायनामिक नोट्स में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हर टॉपिक का स्टैटिक पार्ट है और देन देयर इज दिस डायनामिक पार्ट, तो उसका एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। आई विल से होल एग्जाम इज अबाउट द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन द स्टैटिक थिंग्स एंड द डायनामिक थिंग्स। राइट, तो यू वुड से दैट UPSC exam is about slicing and slicing a piece of information from one source and dicing it at the relevant place. तो यानी कि जो रेडीमेड सोर्सेज हैं एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो NCERTs हों या M लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो मॉडर्न हिस्ट्री की, उन चीज़ों को नोट्स में अपने हैंड राइटिंग में लिखने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। उन रेडीमेड सोर्सेज को अगर टॉपअप किया जाए डेली न्यूज़पेपर से, डेली करंट अफेयर से, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की टर्म्स में वो ज़्यादा सही रहेगा। राइट, सो स्टैटिक और करंट अफेयर्स के बीच में हम कुछ इस तरह से बैलेंस बैठा सकते हैं। दिव्या, आप इसी तरह चलते चलते मैं नोट्स के बारे में बात करते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स के बाद जो एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें करी? और पहला आंसर लिखने में जैसे हर किसी को कठिनाई होती है, बोला जाता है कि एक इनर्शिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? So change is always met with resistance in most of the cases. So एक बार थ्योरी से निकल के आंसर पे आना, जहाँ पे we are actually entering into the battlefield zone, तो वो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। जनरली चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आंसर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, हमने पढ़ा बहुत सारा होता है पर हम आंसर में डाल नहीं पाते। अगर हम आंसर में डालते हैं तो कमेंट आता है कि रेलेवेंट नहीं है, और तो ये सारे कॉमन चैलेंजेस हैं। लेकिन अ स्टूडेंट हैज़ टू ग्रेजुएट हरसेल्फ और हिमसेल्फ आउट ऑफ इट। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये अपने आप कन्वर्ट होगा, लेकिन आंसर राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे ही कोई टॉपिक कवर हुआ, आंसर राइटिंग स्टार्ट। और उसके कुछ बेसिक तरीके हैं कि आंसर को एनालाइज करना, उसको मैक्सिमम पार्ट्स में तोड़ना और हर एक पार्ट को अच्छे से आंसर करना। लाइंस अपनी जो थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अनसब्सटेंशिएटेड ना छोड़ना कि एग्जामिनर उसको पता नहीं फेस वैल्यू पे लेगा कि नहीं लेगा। तो अगर हमने कुछ भी लिखा है, अगर हमारे पास कोई रियल एग्जाम्पल है तो उसको तुरंत बताना वहाँ पे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देती हैं आंसर को। एवरी आंसर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। राइट, तो आजकल जैसा हम देखते हैं कि ओपिनियनेटेड क्वेश्चन जैसे व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन या क्रिटिकली एनालाइज, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ऐसे चीज़ों में इवन दो प्रैक्टिकल नट्स एंड बोल्ट्स में तो हम नहीं जाएंगे ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बट फिर भी आप स्टूडेंट्स को, बडिंग एस्पिरेंट्स को इस पे क्या राय देना चाहेंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए? सर, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत क्लियर होते हैं, उनमें उन्होंने जो कहा है उसी को इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन में आराम से किया जा सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे इस बार एथिक्स में एक क्वेश्चन था, इट वॉज अबाउट रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज़ एंड हाउ इट इज़ एन इल्यूजन बाई सोक्रेटिस। अब इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना ही अपने आप में डिफ़िकल्ट है, और फिर उसमें कुछ विजडम का पार्ट कुछ ऐड था। तो पहली बात तो ये सब वर्ड्स अपने आप में क्लियर होने चाहिए कि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये सब ऐसे रैंडम नहीं है। इस क्वेश्चन में वो क्लैरिटी आ गई, वो हमें अपनी स्टडी में आएगी। फिर सेकंड हो गया कि उस क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ना, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देना, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देना, उसको वर्टिकली उनका डिफरेंसेस बताना, या फिर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाना। और मे बी क्वेश्चन को मिनिमम 2 पार्ट तो आई थिंक होने ही चाहिए।
स्पेशली जो 15 मार्कर्स हैं क्वेश्चन मीन्स में, और इसके अलावा भी अगर पॉसिबल है तो मल्टीपल पार्ट्स में उसको अटेम्प्ट करना, कोई रिलेवेंट डेटा डायग्राम है, इट विल ऑलवेज ऐड वैल्यू टू द आंसर। राइट। सो दिव्या, अब क्योंकि आपका ये प्रिपरेशन का फेज़ ओवर हो चुका है, नाउ यू आर ऑल सेट फॉर लबासना। 5 दिसंबर को शायद ये टेंटेटिव डेट जो आपने बताई कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग के लिए आपको जाना रहेगा। तो मैं एक सिविल सर्वेंट से, जो कि अभी ट्रेनिंग का पार्ट आपका रहता है, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे 5 सुधार या पॉजिटिव चेंजेस यू वुड लाइक टू ब्रिंग एज अ सिविल सर्वेंट ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया? सर, मैं एजुकेशन को लेकर के बहुत इंथुजियास्टिक हूँ और मुझे पता है एजुकेशन बिना डिजिटल के अब पॉसिबल नहीं है। तो मेरा पहला सबसे बड़ा काम ही यही है कि मैं एजुकेशन को डिजिटल मोड के थ्रू घर घर तक पहुंचाऊं। उसके लिए जो भी रेलेवेंट स्कीम्स हैं, जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस लोकल लेवल पे कोलैबोरेट करके प्राइवेट सेक्टर के साथ कर सकते हैं सर, वो सारा करेंगे। सेकेंड इज़ हेल्थ। आफ्टर कोविड वी हैव सीन दैट हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वर्ल्ड शुड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर मोर ऑफ सच पैंडमिक्स गिवन द एस्टिमेशंस विच आर गोइंग ऑन। तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर और जो भी फंड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको उनकी जगह पे पहुंचाना। जो गरीब हैं उनको ईज़ ऑफ लिविंग होनी चाहिए, जो बिजनेसेस हैं उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें फैसिलिटेट करना बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशंस के थ्रू ये है। और सर इसके अलावा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल, सोशल, डिजिटल, जहाँ पे जो भी कर सकते हैं फंड्स मोबिलाइज करके, लोगों को मोबिलाइज करके। और सर अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें हेल्प करना। और फाइनली 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना है, हम 6 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे उसकी अपना पार्ट प्ले करने की। एंड सर अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें, ये सब एंड्स हैं और इनको करने के लिए जो हम मीन्स यूज़ करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। राइट दिव्या। तो दिव्या, जाते जाते आप एस्पिरेंट्स को अपनी तरफ से एक क्या राय देना चाहेंगे जो 2022 में अपेयर करने जा रहे हैं? 10 अक्टूबर को कुछ लोग 21 प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा बडिंग एस्पिरेंट्स के लिए कि इस एग्ज़ाम को एस करने के लिए व्हाट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड? सर एग्ज़ाम को समझना और अप्रिशिएट करना उसकी ब्यूटी को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इट इज़ अनसर्टेन एंड येट इट इज़ रिवॉर्डिंग। तो ये आपको इवॉल्व कर देगी, ये ट्रांसफॉर्म कर देगी, ये गारंटीड है। तो पहली चीज़ तो ये है अप्रिशिएट करना हमारा जो भी टारगेट है उसको, बिकॉज इट्स अ वैल्यूड टारगेट। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि रादर देन लुकिंग एट डेस्टिनेशन और अलॉन्ग विद लुकिंग एट डेस्टिनेशन यू शुड ऑल्सो एंजॉय द जर्नी। यस सर, राइट। एंड सर सेकेंड इज़ अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखना और खुद को लगातार सेल्फ मोटिवेटेड रखना, क्योंकि बहुत सारा काम अपने सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू होगा। पेशेंस रखना, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग एग्जाम, इट टेक्स टाइम, यू मे बी इनटू वेरियस साइकिल्स, इट कैन हैपन। अपने आप पे भरोसा रखना कि अगर हमने किया है तो वो हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। सो मैंने अगर ज़्यादा मेहनत की थी सेकेंड अटैम्प्ट में तो आई गॉट द रैंक, फिर उससे ज़्यादा मेहनत की थी इस बार, देन आई गॉट इम्प्रूवमेंट इन माई रैंक। तो ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हर साल होता है, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है कि समझ में आना कि हमारी मेहनत की वजह से हम डिज़र्व करते हैं एक अच्छी रैंक इस एग्ज़ाम में। और इसी के आप इसी रास्ते पे चलिए और एग्ज़ाम ही है, आराम से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज करियर. Thank you guys for watching this session and sparing your time. I sincerely hope that whatever feedback, whatever suggestions Divya has given to you would be of immense value, immense use to you in your course of preparation. Thank you everyone. Bye-bye. Thank you so much.